पहले तो समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और ये भाई बहन का पवित्र त्यौहार है और पूरे देश के लोग हर्ष और उल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। सभी देशवासियों को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई। और आज का विशेष प्रोग्राम था कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर हमारे जवान, देश के जवान जो हमेशा देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, उनके साथ में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने का प्रोग्राम था और उसी के तहत अभी बॉर्डर पर जा रहे हैं और BSF के जवानों के साथ में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। और आज जैसलमेर कई दिनों बाद में आना हुआ, तो वैसे लोगों से मिलने का भी प्रोग्राम था। सर, खिचड़ी काटना बिल्कुल गलत है और ये बीकानेर में लंबे समय से धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहे हैं और यहाँ भी कई जगह खिचड़ी का जो काटने का विवाद चल रहा है। तो मैंने पहले भी सरकार से मांग की, मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा कि जिस प्रकार सोलर कंपनियाँ अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रही है, वो पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान हो रहा है और हीट वेव का भी बहुत बड़ा खतरा है। अभी एक रिपोर्ट के अंदर मैंने पढ़ा था कि बड़ला के अंदर बहुत बड़ा सोलर पार्क लगा है, वहाँ कम से कम 5 डिग्री तक के डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर वृद्धि हुई है। अगर इस प्रकार से टेम्परेचर के अंदर वृद्धि होती है तो आने वाले समय में पर्यावरण के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, हीट वेव का खतरा रहेगा, मानव जीवन भी खतरे में हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार अंधाधुंध यहाँ कंपनियाँ आ रही है और बड़ी संख्या के अंदर प्लांट लगा रही है, लेकिन पर्यावरण का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। वैसे एज पर नॉर्म कंपनियों को प्लांटेशन करना ज़रूरी होता है, लेकिन वो खाली कागज़ों के अंदर प्लांटेशन दिखा देते हैं, प्लांट कहीं लगाते हैं, प्लांटेशन कहीं दूसरे स्टेट में दूसरी जगह बता देते हैं, वो भी खाली कागज़ों के अंदर फर्जीवाड़ा करते हैं। तो मेरा सरकार से मैंने मांग भी की है और पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन भी मैंने लगा रखा है और आगे जब भी मौका मिलेगा मैं वहाँ उनके सामने ये क्वेश्चन रखूँगा और मांग भी उठाऊँगा कि कम से कम 25% ज़मीन सोलर कंपनियाँ जहाँ प्लांट लगाती है वहाँ ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट करें। जितने भी झाड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, आप देख लें कि अभी सैटेलाइट के नक्शे से देख सकते हैं कि सोलर प्लांट लगने से पहले वहाँ कितने पेड़ पौधे थे, कितनी झाड़ियाँ थी और अभी क्या है। तो उस हिसाब से जितनी पेड़ लगे हुए हैं उसके 10 गुना, कम से कम उसके 10 गुना पेड़ वहाँ पास में ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट करके पेड़ लगाएं, ताकि कंपनियों को भी दिक्कत नहीं हो और ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट हो, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं हो। और जिस कई जगह पे जायज़ मांग है और कई जगह नेताओं के मनमानी के अनुसार डिमांड पूरी हो जाती है, फिर पर्यावरण को भूल जाते हैं और इस तरीके का दोगला व्यवहार ये जनहित के अंदर ठीक नहीं है। कंपनियां भी परेशान हो रही है, पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान हो रहा है और सरकार को इसके अंदर अग्रिम कदम उठाकर पहल करके और एक सख्त नियम बनाए कि कंपनियां कम से कम 25% ग्रीन बेल्ट रिजर्व घोषित करें और प्लांट के साथ साथ में अपना ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट करें। कई जगह अभी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे रहते हैं, क्वेश्चन कुछ सही है तब लगते हैं, पर मेरा कहने का मतलब है कि सबको एक समान दृष्टि से देखें। और पर्यावरण, मैन अपनी चिंता है पर्यावरण, दूसरा कि ओरण और गोचर जो मुंह बोली ओरण है, गोचर है और जल के परंपरागत जल स्रोत हैं, नदी नाले हैं, छोटे बरसाती नाले हैं, झरने हैं, उनका बिल्कुल 100% बचाव गवर्नमेंट को आगे आगे करना है। जो पहले के रिकॉर्ड के अंदर ऑनलाइन होने से पहले या पुराने रिकॉर्ड के अंदर ओरण गोचर है, लेकिन सरकारी दस्तावेज में ओरण गोचर घोषित नहीं हो रखे हैं, ऐसे जगहों को चिन्हित करके उनको भी ओरण गोचर घोषित किया जाए। और परंपरागत जल स्रोत हैं, जैसे बड़े बड़े तालाब हैं, अभी ओला का मामला आया, वहाँ पे काफ़ी वो बाड़ा कॉलोनी भी है, जैसे बाड़ा अपने देसी भाषा में बरसात के नाले को बाड़ा कहते हैं, बाड़े के ऊपर बसे हुए वो बाड़ा कॉलोनी है। तो वैसे उस मंदिर भी है, ओरण भी है, ऐसे जलोड़ा के अंदर भी बहुत बड़ा तालाब है जिसके करीब 7-8 हज़ार बीघा ज़मीन उस पहले से राजस्व रिकॉर्ड में तालाब के नाम से थी और बाद में भूलवंश रिकॉर्ड में ऑनलाइन नहीं दर्ज हुई। तो ऐसी जगहों को कंपनियां ऊपर से दबाव डाल के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर प्रेशर बना के वो सारी की सारी कंपनियां ज़मीनें लेना चाह रही है, जो ठीक नहीं है, क्योंकि पर्यावरण के लिए दृष्टि से भी ठीक नहीं है, मानव कॉलोनियों के लिए भी और पशु पक्षियों के चरने के लिए चारागाह की भूमि और तालाब ये सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में जनजीवन खतरे में पड़ सकता है। और दूसरी बात, जिस प्रकार अंधाधुंध तरीके से सरकारी ज़मीन कंपनियों को अलॉटमेंट कर रहे हैं, उसमें ये नहीं देख रहे हैं ये ज़मीन उपजाऊ है, कृषि योग्य है, बंजर है, कुछ भी नहीं देख रहे। पर मेरा मानना है कि कम से कम उपजाऊ भूमि का 50%
एरिया रिजर्व रखे कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, ताकि आने वाले समय में खाने पीने का संकट नहीं हो। क्योंकि जैसलमेर बहुत बड़ा भूभाग है और ज़्यादातर ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड के अंदर है। अगर सारी की सारी ज़मीन कंपनियों को दे दी तो दो खतरे हैं। एक तो हीटवेव का खतरा है ही है, दूसरा अनाज का अन्न संकट भी यहाँ के लोगों के लिए हो सकता है। और कई लोग यहाँ काफ़ी दिनों से बैठे हैं, काफ़ी टाइम से, वर्षों से बैठे हैं, तो उनकी भूलवंश राजस्व रिकॉर्ड के अंदर ज़मीनें दर्ज नहीं हुई। तो कंपनियों को जिस रेट के अंदर दे रहे हैं ज़मीन, उसी की कम से कम 50% ज़मीन स्थानीय लोगों को उसी दर के ऊपर अलॉटमेंट करें। फ्री की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कंपनियों को 25,000 रुपये बीघे में सरकारी रेट के ऊपर ज़मीन लीज पे दे रहे हैं, उसी तर्ज के ऊपर प्राइवेट जो लोगों को भी देना चाहिए, जो भूमिहीन है, जो कृषि करते हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उन्हें भी अलॉट करनी चाहिए। गांधी जी का सही था, उन्होंने बिल्कुल बाकायदा प्रूफ के साथ में बोला है कि इस तरीके से संवैधानिक संस्थाएँ, चुनाव आयोग जैसी संस्था, जिनके ऊपर पूरे देश के लोगों का भरोसा है, और वो भरोसा अगर कायम नहीं रहेगा तो आने वाले समय में संविधान संकट में पड़ जाएगा और इस देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। क्योंकि कोई भी अपनी मनमर्जी से वोटर लिस्ट के साथ में हेराफेरी करके, वोटों की चोरी करके जीत जाएगा तो लोकतंत्र का अस्तित्व रहेगा ही नहीं। तो बहुत ये बड़ी बात है। और राहुल गांधी जी ने बाकायदा प्रूफ के साथ में बोला है कि कर्नाटक की एक लोकसभा की, एक महादेवपुर एक विधानसभा का उन्होंने पूरा डाटा दिया, जिसमें 6 लाख वोटों में से 1 लाख फर्जी वोट। बाकायदा एक मकान के अंदर 50-50, 60-60, एक बेडरूम के मकान के अंदर 60 लोग कैसे रह सकते हैं। एक आदमी के 5-7 जगह नाम, कई जगह चेहरा बदल के, कई की चेहरा छोटा करके 5-7 तरीके से वो उसमें वोटर लिस्ट के अंदर फर्जीवाड़ा किया है। कहीं पर बहुत ज़्यादा किया, कहीं कम किया। तो ये अभी SIR के नाम पर अपनी मर्जी से सत्तारूढ़ बीजेपी पार्टी अपने मनपसंद वोटों को उस लिस्ट के अंदर संख्या बढ़ा देगी, और जो बीजेपी विचारधारा के लोग नहीं हैं, वो बीजेपी के साथ वोट नहीं करते हैं, उनके नाम ऑटोमेटिक कम कर देगी। तो इसलिए SIR पर विरोध भी चल रहा है, संसद के अंदर गतिरोध भी चल रहा है। और राहुल गांधी जी जो मांग की है वो बिल्कुल सत्य मांग की है, और इसकी मांग के ऊपर चुनाव आयोग को मांग माननी ही पड़ेगी और सरकार को इसके ऊपर चर्चा करानी पड़ेगी। छोटा मोटा तो हर जगह हो जाता है, लेकिन जो अभी राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया बाकायदा प्रूफ के साथ, बहुत बड़ा, एक विधानसभा के अंदर 1 लाख वोट, आप क्या अब 2-4 हज़ार वोट तो इधर उधर कर लेते हैं। मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि कहीं से चूक हो गई होगी, लेकिन छोटा मोटा कर लेते हैं। बट इतना बड़े लेवल का घोटाला, बहुत ही बड़ा संविधान के ऊपर संकट है और लोकतंत्र बिल्कुल खतरे में है अगर इस तरीके से होता है। तो एफिडेविट संविधान की शपथ खाई है, लोकसभा के अंदर सदस्य के रूप में विपक्षी नेता हैं वो, और इतनी बड़ी बात वो प्रूफ के साथ में कह रहे हैं, और उन्हीं की सीट के ऊपर उन्होंने जो रिकॉर्ड दिया है, चुनाव आयोग से पहले डाटा मांगा था उन्होंने, सॉफ्ट कॉपी दी नहीं, फिर हार्ड कॉपी के ऊपर फोटो कॉपियाँ करके, आपने देखा 7-7 फुट के बड़े लंबे बंडल थे वो एक विधानसभा के थे। तो उन्होंने उन्हीं से लिया हुआ डाटे के अंदर से उन्होंने करके दिया है, और वो बाकायदा एक चीज़ दिखाने के लिए तैयार है। वो उन घरों के अंदर भी गए थे जहाँ 60-60 वोटर लिस्ट के अंदर 60-60 लोगों के नाम थे, और बाकायदा प्रूफ उन्होंने साबित किया है कि एक नाम के लोग 4-4 जगह उसी विधानसभा के आज 4-4, 5-5 बूथ पे, और वही लोग अलग अलग स्टेट के अंदर भी उनके नाम हैं। तो इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है। सरकार के गाइडेंस में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आलतू फालतू की बातें कर रही है। तो आखिर में इलेक्शन कमिश्नर को भी मानना पड़ेगा, सच्चाई चुप नहीं सकती। अभी जैसे बिहार के इलेक्शन होने वाले, क्या स्टैंड के बिहार के चुनाव में भी सत्ता पक्ष विपक्ष की यही मांग है कि उसकी SIR के नाम पर वहाँ वोटर लिस्ट के साथ में बहुत बड़ी धांधली की जा रही है। असली नाम है जो काटे जा रहे हैं, और जो मजदूर हैं जो बिहार से बाहर हैं उनका 1 महीने का टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर आप आकर वोटिंग लिस्ट सत्यापित कराओ। तो ये बिल्कुल उनके मताधिकार के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। क्यों अभी आना जाना पड़ता है, कई लोग विदेशों में भी है कि कई काम से बाहर गए हैं, उनके साथ साथ में ऐसे प्रूफ मांगे हैं कि 85 के बाद में जो जन्मा है वो जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल का सर्टिफिकेट दे, आधार कार्ड उसमें मान्य नहीं है, और राशन कार्ड मान्य नहीं है, और पैन कार्ड मान्य नहीं है, पासपोर्ट मान्य नहीं है। जो मेन जो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर पूरी अर्थव्यवस्था चलती है और जो पूरी सिस्टम चलता है, जो भी राशन वगैरह हर सरकारी सुविधाएं उन डॉक्यूमेंट के ऊपर मिलती है, वो मान्य नहीं है। तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है कि उनकी मंशा के अंदर खोट है और वो गलत तरीके से लोगों का नाम काटना चाह रहे हैं और अपनी पसंद के लोगों का नाम जोड़ना चाह रहे हैं।
विरोध करेंगे फिर आप? बिल्कुल विरोध करेंगे। मतलब ये ऐसा सिस्टम कि लोकतंत्र के अंदर सबको मतदान करने का अधिकार है और संविधान के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि जहाँ का स्थायी निवासी है, जो वहाँ पर परमानेंट रह रहा है, वो अपना नाम कहीं भी जुड़वा सकता है। ये ठीक है कि डबल नाम है वो काट सकते हैं आधार से लिंक करके या कोई किसी तरीके से काट सकते हैं, उसके तो पक्ष में है। लेकिन मनमर्जी से अपने नाम जो काटने की प्रक्रिया चल रही है उसका पूरे देश के अंदर विरोध होगा, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे झारखंड हो, किसी भी स्टेट के अंदर मनमानी चुनाव इलेक्शन कमिश्नर की बिल्कुल नहीं चलने देंगे। तरीके का हुआ तो उसका पूरा विरोध करेंगे। और जो अभी सिस्टम किया है कि BLO BLA बूथ लेवल ऑफिसर जो रजिस्टर्ड पार्टियों के लोग हैं वो और BLO मिलकर उस सीट का सत्यापन करेंगे, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये 4-5 डॉक्यूमेंट इन्होंने आधार बनाया है कि इनको नहीं चलने देंगे और वो पुराने जो खोज के लेके आए हैं, तो इस तरीके वाला सिस्टम बिल्कुल नहीं चलने। वो अपने तरीके से चुनाव जीत रहे, क्योंकि लोगों के अंदर जनाधार खोता जा रहा है बीजेपी पार्टी का, और वो ज़बरदस्ती वोटर लिस्ट के साथ में छेड़छाड़ करके और धार्मिक और सांप्रदायिक भावना फैलाकर उल्टी सीधी बयानबाजी कर उसकी तरफ ध्यान भटका कर सत्ता के अंदर काबिज होना चाहती है। क्योंकि जब बीजेपी सत्ता के अंदर आई थी तो उनका मूल मुद्दा था कि महंगाई कम कर देंगे, लेकिन अभी महंगाई का नाम नहीं ले रहे हैं। महंगाई आसमान छूती जा रही है, मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है, देश की GDP घटती जा रही है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और किसान की जो बात कर रहे थे कि किसान की हम आय दोगुनी करेंगे, किसान संवर्धन वगैरह, किसानों को बढ़ावा देने के लिए हम किसान के खेत तक पानी लेके आ जाएंगे, बिजली देंगे, उन सभी मुद्दों के ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया। किसानों की आय दोगुनी की बजाय आधी रह गई है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जो यूरिया का बैग 300 रुपये में आता था वो आज 2000 रुपये के अंदर मिल रहा है, 1500 से 2000 का कालाबाजारी के हिसाब से। और हर चीज़ महंगी है, चाहे खाद ले लो, बीज ले लो, पेट्रोल डीजल ले लो, हर एक कृषि इक्विपमेंट ले लो। महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से किसानों को अपनी आमदनी जो पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात थी, इन्होंने की नहीं। MSP गारंटी कानून इन्होंने पास किया नहीं, खाली बहकावे और भड़कावे के सिवाय इनके पास में कुछ नहीं है। कहा है ना स्वदेशी अपना। मोदी जी की विदेश नीति पूर्ण रूप से फेल हो गई है। वो ट्रंप कितनी बार कह दिया, 29 बार तो उन्होंने 33 बार शायद बोल दिया कि युद्ध मैंने रुकवाया। वो विदेश नीति उनकी पूर्ण तरीके से फेल है। फिर ड्यूटी के बारे में फिर बढ़ा दिया 50%, ड्यूटी 25% लगाई, फिर 50% कर ली। कोई उनका स्टैंड ही नहीं है और उनको मुकाबले में उनका विरोध करने के बजाय एकदम चुप्पी साधे बैठे हैं, नहीं कर रही है। और ऐसे तो बाड़मेर में केर्न कंपनी आई थी, उससे पहले कई कंपनियां यहाँ अभी तेल और गैस के अतुक भंडार मिल सकते हैं, क्योंकि अपने यहाँ से ब्रिटिश पेट्रोलियम पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादन कर रहा है। तो यहाँ भी हो सकता है, सही तरीके से जांच करने की ज़रूरत है और सही तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो यहाँ भी तेल और गैस के अतुक भंडार मिल सकते हैं। जी के साथ में हमारी कमेटी की तब भी मैंने कहा था, जो कंपनियाँ इंटरेस्ट नहीं ले रही है, जो ब्लॉक आवंटन करा के बैठ गई है, वहाँ फील्ड के ऊपर काम नहीं कर रही है, ऐसी कंपनियों को यहाँ से हटाओ और जो इंटरेस्टेड हैं, जो काम करने की, उनको ब्लॉक आवंटित करो, ताकि देश के अंदर क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ सके और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा मिल सके। मैं मेंबर हूँ। कल ही मेरी मीटिंग थी 7 तारीख को, परसों, तब पूरी मांग की थी उनसे कि यहाँ पर कम से कम बाड़मेर से, जैसलमेर से दिल्ली के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन हो। अभी तक दोनों ज़िले हैं संसदीय क्षेत्र के, दोनों ज़िलों से दिल्ली की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है, दिल्ली की ट्रेन नहीं है। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है, तो उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि मार्च तक चालू कर देंगे। यहाँ कोई सर्विस लाइनें, वॉशिंग लाइनें बन रही है। दूसरी रही बात एयर कनेक्टिविटी की, तो एयर कनेक्टिविटी समय समय पर मैं मांग उठाता रहता हूँ कि जैसलमेर टूरिस्ट पैलेस हैं, यहाँ से कनेक्टिविटी ऐसी ट्रेन और फ्लाइट की बराबर रहेगी, तो ये टूरिस्ट का बिजनेस 24 घंटे और 12 मास हो सकता है। जब कोरोना के बाद में कुछ ट्रेनें बंद कर दी और उससे पहले भी कई लंबी दूरी की ट्रेनों की डिमांड थी जो पूरी नहीं हो पाई, और मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाते रहेंगे, मांग करते रहेंगे और ये मांग उनसे मनवा करेंगे।
शर्मसार राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना है। और झालावाड़ के अंदर और फिर दूसरे दिन पूनम नगर के अंदर जो स्कूल का गेट गिर गया था, वो झालावाड़ के अंदर स्कूल की छत गिर रही थी। बच्चे भगवान का रूप है और वो स्कूल के अंदर माता पिता उनको इस उम्मीद से भेजते हैं कि वहाँ पढ़ के अपना भविष्य संवारेंगे। लेकिन जिस तरीके से सरकार की व्यवस्था है उनसे ऐसा लग रहा है कि सरकार का बिल्कुल स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं है और स्कूलों की तरफ खाली बातें करते हैं, नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, लेकिन स्कूलों की तरफ विशेष बजट देकर स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो समय रहते अगर सरकार चेतती और इनको दुरुस्त करवाती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। और अब ये घटना होने के बाद में थोड़ी बहुत जिला प्रशासन और सरकार हलचल में आई है और स्कूलों का निरीक्षण भी करवाया है। जो कंडम स्कूल है उनको गिराने का काम भी चल रहा है, लेकिन ये समय रहते करते तो ठीक रहता। पर इसके लिए बड़े बजट की ज़रूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा कोष की स्थापना हो ताकि पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूलों की हालत जो बद से बदतर होती जा रही है वो ठीक हो। जब अपनी एजुकेशन ही ख़राब है तो देश के डेवलपमेंट की बात करना और विकसित भारत के सपने देखना बेकार है। और स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर और अध्यापकों की जो कमी है और खेल के मैदान वगैरह जो भी स्कूल के अंदर सुविधाओं की कमी है उनका तुरंत प्रभाव से सरकार पूर्ण करे। छात्र मरा था, हादसा घटित हुआ, तो क्या लापरवाही मानते हो जैसलमेर प्रशासन की? देखिए, प्रशासन की घोर लापरवाही है। उसकी स्कूल के प्रिंसिपल ने लिख के दे दिया था बाकायदा कलेक्टर को कि इसके अंदर ये गेट टूटा हुआ है, इसको रिपेयरिंग करवाए या गिरवाए। उसके ऊपर एक्शन लेने के बजाय उसी प्रिंसिपल के ऊपर ये घटना होने के बाद में कार्रवाई की है। वे कार्रवाई निंदनीय है। इस तरीके से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी है। अगर लिखित में देने के बाद में वो गेट टूटा था वो ठीक करवाना चाहिए था, हटाना चाहिए था, वो नहीं हटाया। ये जिला प्रशासन की घोर लापरवाही है। क्या लगता है जो गाज चाहिए वो गाज जिले के मुखिया के? हाँ, बिल्कुल मुखिया की जिम्मेदारी है। मुखिया के उनको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए परिजनों से जाकर भी कि हमारे से गलती हुई है, न कि जो काम सही ढंग से कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की है वो गलत की है। दूसरा सर, लट के जोर पर मीटर लगाया जा रहा है, स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है गरीबों के। स्मार्ट मीटर लगाना बिल्कुल गलत है कि सरकार ने बीजेपी गवर्नमेंट ने सत्ता में आने के लिए चुनाव के टाइम बहुत बड़े वादे किए थे कि हम घरेलू बिजली को 24 घंटे बिजली देंगे बिना कटौती के, और कृषि बिजली है वो कम से कम 7-8 घंटा दिन में बिजली देंगे। तो वो तो काम ये कर नहीं पा रहे हैं, इनके ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। वो ध्यान भटकाने के लिए स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं फालतू में, ताकि लोग 24 घंटे बिजली जो डिमांड करे उससे उनका ध्यान भटक जाए। जिसमें आपको लगता नहीं, बिल्कुल विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभा रहे हैं हम। जब भी लोगों के साथ ये मीटर लगाने का पूरे जिला मुख्यालयों के ऊपर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ था, और जब भी जरूरत होती है तो कांग्रेस पार्टी अग्रिम पंक्ति में लोगों के साथ में मिलकर संघर्ष करने के लिए तैयार है। बिल्कुल विपक्ष की भूमिका है वो बखूबी हम निभा रहे हैं। हर जगह विरोध प्रदर्शन जो भी करना है वो कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल निठल्ली हो रखी है, उनके ऊपर कोई चिकना घड़े की तरह है, जितना भी पानी डाल दो उसके एक बूंद नहीं ठहरती। उसी तरह सरकार के कितना भी कोस लो, कितने भी आरोप लगा दो, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ 40 अफसरों के भरोसे पूरा राजस्थान स्टेट चल रहा है और राजस्थान की सरकार पूरी तरीके से विफल है। वो अपनी कामयाबियों को, विफलताओं को छुपाने के लिए पिछली सरकार की खामियां निकालने के अंदर लगी हुई है। प्रशासन पूर्ण रूप से सरकार के दबाव के अंदर काम कर रहा है, और जो मनमर्जी जो प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट बिजनेसमैन, बड़ी कंपनियां जो जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से प्रशासन सरकार के माध्यम से अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के काम कर रहे हैं। आपने बाड़मेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप सही था। ज़मीन है उनको रिजर्व रखते हुए बाकी ज़मीन जो एक्स्ट्रा ज़मीन है उनको दे, और उनके साथ साथ पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखें। लेकिन कहीं न कहीं जिला कलेक्टर भी किसी न किसी के दबाव के अंदर काम कर रहे हैं, ताकि उन कंपनियों को ज़्यादा फ़ायदा दिखाने की सोच रहे हैं, और लोगों की जो डिमांड है और लोगों की जो जायज़ मांग है उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है। मैंने सरकार से मांग की है कि जिस तरीके से आरोप लगे हुए हैं इनकी निष्पक्षता से उच्च स्तरीय जांच करवाएं, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल करेंगे। कैसे पूरे देश के अंदर फेल है। मैं पार्लियामेंट के अंदर बैठता हूँ, मेरे साथी सांसदों से मेरी चर्चा होती है, अलग अलग स्टेट के, चाहे यूपी के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, एमपी के हो, महाराष्ट्र के हो, किसी भी स्टेट के, वहाँ पर हर जगह जेजेएम कुछ एक छोड़ दें 10-15% की मैं बात नहीं करता, बाकी 80% हिस्सों के अंदर जेजेएम पूरी तरीके से फेल है। इनकी प्लानिंग सही ढंग से नहीं थी। ये होड़ लगी हुई थी सरकार की कि हमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और नल कनेक्शन करना है, पर ये कभी नहीं सोचा
कि उस नल के अंदर जल कैसे जाएगा, कितनी मात्रा में जाएगा और कितना शुद्ध जल जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा। खाली नलों का जाल बिछाने की होड़ लगी हुई है, वो काम धरातल पे भी चल रहा है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, लेकिन पानी जो जाना चाहिए वो 10% भी नहीं जा रहा है। इसकी मैंने 2-3 बार पार्लियामेंट में मांग की। मेरे साथी संसद रोज़ वहाँ इसकी विफलता के बारे में सरकार को रोज़ कोसते हैं, लेकिन सरकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। अभी भी सरकार का यही स्टैंड है कि नल कनेक्शन करके, बिजली कनेक्शन करके और वो खाली कागज़ों के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हैं कि भारत के अंदर पूरे घरों के अंदर हमने जल कनेक्शन कर दिए और बिजली के कनेक्शन कर दिए। बिजली कैसे आएगी और नलों के अंदर पानी कैसे जाएगा, इसी के प्रति किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है और नहीं किसी का ध्यान है।